तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक चला है परिवहन और संचार। परिवहन संचार हम मुख्यतः जो हम अध्ययन कर रहे हैं स्थल परिवहन का कर रहे हैं। स्थल परिवहन में हमने जो एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया वो है सड़क परिवहन। तो आज हम शुरू करते हैं रेल परिवहन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन शुरू करने से पहले हम थोड़ा जान लेंगे कि रेल परिवहन का इतिहास क्या रहा और रेल परिवहन का विस्तार क्यों किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, और विश्व में सर्वप्रथम जो रेल लाइन है कहाँ चली थी, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों, जो रेलवे परिवहन का सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था वह अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा क्या व्यापार की दृष्टि को देखते हुए रेलवे परिवहन का निर्माण किया गया था। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो सड़कों की तुलना में रेल मार्ग भारी संख्या में व्यक्तियों, भारी संख्या में भारी मात्रा में वस्तुओं को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए भी काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक, तो जो मुख्यतः अंग्रेज़ों के द्वारा जो रेल परिवहन का निर्माण किया गया तो वो अपने व्यापार की दृष्टिकोण को देखते ही किया गया था। ठीक हो गया बच्चों। अब हम जानते हैं विश्व में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कब और कहाँ चली। विश्व में जो सर्वप्रथम रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था वो 15 सितंबर, इस डेट को अच्छी तरह ध्यान रखिए बच्चों, 15 सितंबर 1835 को, कहाँ, 15 सितंबर 1835 को इंग्लैंड में चली थी पहली रेलवे लाइन। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में, और मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। जो विश्व में सर्वप्रथम रेलवे लाइन चलाई गई थी 15 सितंबर 1835 को इंग्लैंड में चलाई गई थी, मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल। ठीक हो गया। ये दोनों कहाँ? इंग्लैंड में स्थित है। जो मैनचेस्टर है मुख्यतः सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है और जो लिवरपूल है मुख्यतः जलयानों के लिए जाना जाता है। ये था विश्व के परिप्रेक्ष्य में रेल परिवहन। अब हम थोड़ा भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं रेलवे के संबंधित। विशिष्ट तथ्य में बच्चों, जो भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे, जिसकी कुल दूरी थी मात्र 34 किलोमीटर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई है। सबसे अधिक राजस्व माल भाड़ा से ही मिलता है, यानी जो सबसे अधिक जो राजस्व मिलता है, ठीक है, वो माल भाड़ा से ही मिलता है। जो रेलवे जोन है कुल 17 हैं, और अंतिम जो रेलवे जोन है कोलकाता मेट्रो है। इन सबको रेलवे जोनों को अभी हम मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से रेलवे जोन कहाँ कहाँ पर विस्तारित है। प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से लेकर हुगली स्टेशन के मध्य चलाई गई थी। यानी जो प्रथम यात्री ले जाने वाली जो रेलवे लाइन थी वो 15 अगस्त 1854 को मात्र 24 मील की दूरी पर हावड़ा से लेकर हुगली स्टेशन के बीच चली थी। फिर है सबसे बड़ा नियोक्ता संगठन, ठीक हो गया, कौन सा? रेलवे, भारतीय रेलवे। तीव्रतम ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, जो सबसे ज़्यादा तेज चलती है वो गतिमान एक्सप्रेस है। और रेलवे फेयरी क्वीन, भारत का सबसे पुराना चालू इंजन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। फिर नीचे है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, ठीक हो गया। भारत में जो सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है वो है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी के मध्य 4286 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ है आपका असम में। फिर है बच्चों नीचे सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी जो है 1380 मीटर, ठीक हो गया, जिसकी जो लंबाई है कुल 1380 मीटर है, 2013 के अनुसार है ये। ये था रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं बुक्स के माध्यम। ठीक है बच्चों, आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिया, थोड़ा बहुत इसको भी हम पढ़ लेते हैं। भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। ठीक हो गया बच्चों, ये माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ, यानी जो हमारा सामान है और जो यात्री है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुगम बनाने के साथ साथ जो हमारी आर्थिक वृद्धि है उसमें भी काफ़ी योगदान देता है। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो श्रमिक वर्ग है वो इसी
रेल परिवहन के माध्यम से जोड़ रखा है। यानी सबसे ज़्यादा जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं रेलवे परिवहन में ही है अभी व्यक्ति, और सबसे बड़ा जो तंत्र है अभी भारत में वो रेलवे ही तंत्र है। ठीक, चाहे उसमें सड़क परिवहन ले लो, चाहे आप जलवायु परिवहन ले लो, चाहे वायु परिवहन ले लो, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति जोड़ रखे वो है रेल परिवहन में। फिर नीचे क्या महात्मा गांधी ने कहा था, यानी महात्मा गांधी द्वारा एक कोटेशन दी है। उन्होंने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यानी भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को, जैसे कि आप जानते हो भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं। एक राष्ट्र होने के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ, ठीक, विभिन्न तरह के कल्चर से है। जैसे आप उत्तर भारत में देखोगे यहाँ के रहन सहन बोल चाल ठीक अलग ही होगी, और वैसे आप दक्षिण में चले जाओगे वहाँ का खान पान बोल चाल आपको अलग से मिलेगी। ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा, वहाँ की संस्कृति आपको अलग से मिलेगी। ऐसे ही आप ईस्ट में चले जाओगे वहाँ भी आपको चीज़ें अलग से मिलेंगी। इसलिए भारत को कहा जाता है विविध संस्कृतियों वाला देश। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा इसलिए ये कथन कहा गया था कि भारतीय विविध संस्कृति के साथ अलग होने के बाद भी क्या इस रेलवे लाइन ने क्या किया, सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए, या भारत को आज़ादी दिलाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो हमारी रेलवे लाइन है क्या पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों गलियारों से जुड़ रखा है, जिसमें क्या विभिन्न तरह के यात्री आते हैं और उसके साथ साथ क्या वो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा ये कथन कहा गया था। फिर नीचे है भारतीय रेलवे की स्थापना, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, थोड़ा हम नीचे देख लेते हैं। भारत में देश में भारतीय रेल सरकार द्वारा विशालतम उद्यम है। ठीक हो गया बच्चों। ये भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है, लेकिन जो अभी जो आंकड़ा है बच्चों 66,000 नहीं है, लगभग 67,000 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये तो 2015 की है रिपोर्ट 31 मार्च, लेकिन जो भारत में कुल अभी रेलवे लाइनों का विस्तार हो रखा है, यानी भारत में आज़ादी से लेकर अब तक कुल रेलवे लाइनों का जो विस्तार हो रखा है वो 67,000 किलोमीटर। कितना? कुल 67,000 किलोमीटर हुआ है। और इसमें से भारत ने केवल 6,000 रेलवे लाइनें ही बिछाई है। मात्र 6,000 रेलवे लाइनें भारत द्वारा बिछाई जा रखी है, और कुल 61,000 जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही है वो अंग्रेजों के द्वारा बिछाई जा रखी है। ठीक, अब आप कुछ सोच लीजिएगा। थोड़ा आपको मैं इसमें कुछ एक दो फैक्ट भी बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए कंपटीशन की तैयारी में क्या, और एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो रेल लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी, यानी किस अंग्रेज के कार्यकाल में बिछाई गई थी, ये भी आ सकता है। भारत में बच्चों जो सबसे ज़्यादा रेल लाइनों का जो रेल लाइन जो बिछाई गई थी लॉर्ड कर्जन, ठीक, लॉर्ड कर्जन नाम एक व्यक्ति थे, ठीक, अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज वायसरॉय थे उस समय। उनके कार्यकाल में भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, वर्ष 1853 में जो भारत में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी तो उस समय भारत के गवर्नर या वायसरॉय कौन थे? आपको ध्यान होना चाहिए, उस समय भारत के जो गवर्नर थे 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे। यानी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ठीक ठीक। कुल 16 रेलवे लाइन बता रहे हैं, लेकिन 17 हैं। ये देखिए, आप इसको पढ़ लीजिए। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे चित्र के माध्यम से। अब है रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? पहला हो गया बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, दूसरा हो गया मीटर लाइन यानी मीटर गेज, तीसरा हो गया छोटी लाइन यानी नैरो गेज। अब जो ब्रॉड गेज है वो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यानी जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की बीच की जो दूरी है, जो रेल पटरियाँ होती है उसकी जो बीच की दूरी है वो है लगभग 1.616 मीटर। यानी जो रेलवे पटरियों की बीच की दूरी होती है ब्रॉड गेज में लगभग
616 मीटर होती। ब्रॉड गेज की लंबाई कुल लंबाई अभी वर्ष 2016 के अनुसार 60,510 किलोमीटर है। यानी जो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनों का विस्तार हो रखा है भारत में, वो ब्रॉड रेलवे लाइनों का विस्तार हो रखा है। ठीक, क्योंकि जो भारतीय रेलवे ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम किए। जो भारतीय रेल मार्ग है, उन्होंने क्या, जो मीटर गेज है और जो नैरो गेज है, इनको क्या कर रखा है, इनको ब्रॉड गेज में यानी बड़ी लाइन में बदलने के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक ये बदल भी चुके हैं। आप देख रहे होंगे, आप टनकपुर वाला भी क्षेत्र देखिएगा जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ की जो रेलवे लाइन थी पहले मीटर गेज थी, उसको क्या कर दिया, उसको आप कर दिया ब्रॉड गेज, यानी उसको बड़ी लाइन के रूप में बना दिया है। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर है मीटर गेज। इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। यानी जो दो रेल पटरियों की बीच की दूरी होती है, यहाँ पर लगभग 1 मीटर होती है। और वर्ष 2016 के अनुसार इसकी जो कुल लंबाई है, यानी कुल मीटर लाइन जो रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं मीटर लाइन की, वो है कुल 3,880 किलोमीटर। ये 2016 का अनुसार है, लेकिन 2019-20 के अनुसार इसके आंकड़े कुछ ज़्यादा होंगे। आप छोटी लाइन, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.61 मीटर होती है। इसकी कुल लंबाई 2016 के अनुसार 2,297 किलोमीटर थी। यह पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित होती है। यानी जो छोटी लाइनें बिछाई जाती है अधिकांश क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में ही बिछाई जाती है। तो बच्चों, ये थे जो रेलवे लाइन है को कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में, और इसके बारे में महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। वैसे भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्ग को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम किया है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया, जो कोयले के द्वारा चलाई जा रही थी क्या हमारी रेलवे लाइनें, अब धीरे धीरे उनको क्या डीजल और विद्युत के रूप में चलाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि इस कदम में रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ जाएगी। यानी जो रेलवे लाइनों की जो रेलवे की जो गति वगैरह थी, वाष्पीकृत इंजनों की तुलना में डीजल और विद्युत इंजन में काफ़ी बढ़ गई है, और उसके साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। यानी सामान को लाने और ले जाने के लिए भी काफ़ी उनमें विस्तार हो चुका है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेल स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ, क्योंकि जो कोयले के द्वारा रेल चलती थी, ठीक है, जो कोयले के द्वारा रेलवे इंजन चलते थे, उसमें क्या होता था, काफ़ी धुआं निकलता था, जो कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता था। ठीक, जिससे कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की जैसी घटनाएं हमको आए प्रतिदिन देखने को मिलती थी, या जलवायु परिवर्तन संबंधी क्या समस्याएं आए दिन देखने को मिलती थी। ठीक, अब धीरे धीरे क्या क्या सरकार ने कोयले से चलने वाली जो इंजन है उसको धीरे धीरे विराम देते हुए डीजल और विद्युत के इंजनों को लाया जा रहा है, जिसमें उनकी गति भी बढ़ती है, माल लाने और ढोने की क्षमता भी बढ़ती है। उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण में जो होने वाले नुकसान है उसको भी काफ़ी नियंत्रित किया जा सकता है इनके माध्यम से। फिर क्या, मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी। जो मेट्रो रेल है उसने दिल्ली और कोलकाता में क्या कर दी, नगरीय परिवहन यानी जो नगरीय जो परिवहन है उसमें काफ़ी क्रांति ला दी। उससे क्या हो गया, लोगों का काफ़ी समय बच गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों के पास जो समय काफ़ी नष्ट होता था वो भी बच चुका, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्राइवेट गाड़ी से जाता था उसमें क्या होता, काफ़ी उसमें समय लग जाता था अपने गंतव्य स्थान से उद्गम स्थान पर जाने तक। उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे मेट्रो रेल चली उसमें क्या हुआ, काफ़ी क्रांति लगी, लोगों का समय भी बच गया, और धीरे धीरे क्या हमारे जो पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है वो भी नियंत्रित हो गया, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं अब धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है या अन्य गाड़ियों के माध्यम से जा रहे थे वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। फिर क्या कह रहा है, डीजल चालित बसों की जगह CNG चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचलन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि अभी आपको मैं समझा रहा था। फिर क्या, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान से ही शहरी क्षेत्रों
जो ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान, यानी जो ब्रिटिश उपनिवेश का मतलब होगा किसी देश को किसी देश के द्वारा गुलाम बनाया जाना, यानी जो शक्तिशाली देश होते हैं उनके द्वारा कमज़ोर देश को अपना गुलाम बनाना ही क्या कहलाता? उपनिवेशवाद। यानी किसी को अपना गुलाम बनाना, उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा क्या भारत को अपना गुलाम बनाया था, ठीक। इसे हम कहते हैं यानी हम कह सकते हैं भारत का किसका उपनिवेश का? अंग्रेजों का उपनिवेश था, यह कहने का आशय है। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान तथा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह क्या थे? जुड़े हुए थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए थे, यानी संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनका शोषण करना, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो रेल मार्गों का विस्तार हुआ था, अंग्रेजों ने किस लिए किया था? अपने व्यापार की दृष्टिकोण को देखते हुए इसका विकास किया था। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। जैसे देश आज़ाद हुआ, धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया गया। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, आज़ादी से लेकर अभी तक कुल 67,000 रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ था, जिसमें से क्या 1947 से लेकर अभी तक भारत ने केवल 6,000 रेलवे लाइनों का विस्तार किया। यानी भारत आप क्या रेलवे लाइनों के विस्तार में काफ़ी अपना योगदान दे रहा है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ मुंबई और बेंगलुरु के बीच की सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोंकण रेलवे 1998 इसका निर्माण हुआ था, ठीक। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलूर से जोड़ता है। अभी इसको हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहा है। इसे अभियांत्रिक का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है, क्योंकि यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 200 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। वाकई में अपने आप में चमत्कार ही रेल मार्ग है। आप खुद ही देख लीजिए, 196 नदियाँ, धाराएं, 200 पुल तथा 91 सुरंगों को पार करते हुए जा रहा है। यानी अपने आप में ये अद्भुत है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग है। एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है 6.5 किलोमीटर की इसी मार्ग पर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भागीदारी, यानी कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य है किसमें? कोंकण रेलवे में। अब मैं आपको कोंकण रेलवे का थोड़ा चित्र दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, कोंकण रेलवे का मानचित्र। रोहा, ठीक हो गया, यहाँ से लेकर इसका जो विस्तार हो रखा धीरे धीरे देखिए, महाराष्ट्र हो गया, गोवा आ रहा है, इसमें कर्नाटक आ गया और केरल आ गया, मंगलूर जंक्शन तक, ठीक हो गया। आपको ये चीज़ अच्छी तरह देखनी और आपको चित्र भी बनाना होगा। अब देखता अपने बुक के माध्यम से। ये था कोंकण रेलवे मार्ग। अब बच्चों हम देखते हैं, कुछ मेरे द्वारा बनाए हैं नोट्स हैं, उसके माध्यम से जानते हैं जो भारत में कुल 7 रेलवे जोन है कौन कौन से कहाँ पर विस्तारित है। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। इसमें कुल 7 रेलवे जोन है। पहला का उत्तर रेलवे जोन, दिल्ली में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर हो गया दक्षिण रेलवे जोन, चेन्नई में। पूर्वी रेलवे जोन, कोलकाता में। पश्चिम रेलवे जोन, मुंबई में। पूर्वोत्तर रेलवे जोन, गोरखपुर में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, मालेगांव, गुवाहाटी, असम में। दक्षिण पूर्वी रेलवे, कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, बिलासपुर में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, भुवनेश्वर में। उसके बाद देखिए उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद में। पूर्वी मध्य रेलवे, हाजीपुर में। दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद में। पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, कर्नाटक में। मध्य रेलवे, मुंबई में। और सबसे जो अंतिम रेलवे जोन है अभी जो नया बन रखा है 25 दिसंबर 2010 को, कोलकाता मेट्रो रेलवे, ठीक हो गया। जो ये कहाँ पहले? कोलकाता में। ये तक वो रेलवे जोन। अब थोड़ा हम इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है। इसमें आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ऊपर से। आपको ऐसा ही बनाना होगा, कौन कौन से रेलवे जोन कहाँ पर है। जैसे उत्तर रेलवे जोन आपको ये दिख रहा होगा दिल्ली में, ठीक। ऐसे पूर्वोत्तर हो गया मालेगांव में, जयपुर का उत्तर पश्चिमी हो गया, मुंबई हो गया सबसे पश्चिम रेलवे। ऐसा ही आपको दिख रहा होगा ये सिकंदराबाद में दक्षिण का मध्य रेलवे, और सबसे दक्षिण रेलवे चेन्नई, ठीक। आपको इस तरह से चित्र बनाना होगा। और जो आपको रेलवे जोन अभी मैंने बताया, आपको
उनकी सही स्थिति और सही लोकेशन के अनुसार आपको वहाँ पर दर्शाना होगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा रेलवे परिवहन, जिसमें आपने NCERT बुक के माध्यम से भी अध्ययन किया, उसके साथ मेरे द्वारा बनाए कोई नोट्स थे उसके द्वारा भी अध्ययन किया। ठीक, तो हमने जो रेलवे का जो संपूर्ण इतिहास का उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक, उसके साथ साथ ये भी देखा कि कुल कितने रेलवे जोन है और उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो पढ़ेंगे हम बंदरगाह, यानी हम पढ़ेंगे जल परिवहन। ठीक, तो बच्चों आज के लिए ये टॉपिक इतना ही था। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने समझाई वो अच्छी तरह समझ में आएंगी। थैंक यू।